हाँ, फ्रॉम द पीपल। हाँ, और अब्राहम लिंकन का जो है वो एक ऑफ द पीपल है, बाय द पीपल है, फॉर द कहाँ लिखा हुआ है? पीपल। ओके, दिखाओ। यहाँ पे अब्राहम लिंकन डेमोक्रेसी बाय द, हम लोग शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं। एंड एक यहाँ पे क्वेश्चन था कि डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फ्रॉम द पीपल, वेयर बाई, इनसे की ये कुछ और है। अरे ये हंस रहे हैं। पीपल आर मेकिंग मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। व्हाट सी सेइंग, ये जो लड़की है वो बोल रही है कि दो अब्राहम लिंकन सेज कि डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बट रियल में हो क्या रहा है? दैट इज नॉट द सिचुएशन। रियल में हो क्या रहा है कि डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, इट इज गोइंग फार अवे फ्रॉम द पीपल। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, लोगों को और दूर करता जा रहा है। एंड डेमोक्रेसी इज मनी पावर बाय द पीपल, लोगों को पैसा देता है सो दैट उनका वोट को खरीदना। सो रियल में आइडियलिस्टिक डेफिनेशन जो है डेमोक्रेसी का, दैट इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। लेकिन रियल में व्हाट इज हैपनिंग? डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, और दूर जा रहा है, फार फ्रॉम पीपल, बाय द पीपल, ये बोल रहा है। ठीक है, ये बेसिकली कमेंट है कि रियल में दिस इज व्हाट इज बीइंग फॉलोड। ठीक है, आज का जो चैप्टर है, दिस चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी ऑल्सो। यूपीएससी पर्सपेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली इस बार जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ 2 महीने पहले, 1 डेढ़ महीने पहले, और प्री में इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है। अभी बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट विद दिस। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, व्हाट डज इट मीन? मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान का जरूरत क्यों है? क्यों संविधान है ना? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, भारत का संविधान है, तो क्यों चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाई डू वी नीड सच बुक? आर यू गेटिंग? कोई ना कोई कारण होगा। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू नो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान है क्या? ओके, सेकेंड थिंग इज वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की जरूरत क्या है? कोई ना कोई कारण होगा कि वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कैसे जाता है? इज देयर एनी स्पेसिफिक मैकेनिज्म दैट आर बीइंग फॉलोड? इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं ना है? Okay. So, is there any mechanism that is being followed in order to draw up the constitution? So, that's the third important question. Fourth is who designs them and in what way? Constitution को design कैसे किया जाता है and in what way? What are the mechanism that are used in order to make constitution? And ultimately, can we make changes to it? क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फिक्स्ड डॉक्यूमेंट है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है इज इट अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट, या उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं? अब जनरली सुनते होंगे कि भारत सरकार ने संविधान संशोधक विधेयक लाया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया। उसके पहले तुम लोग सब लोग को पता है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन मिला। सो दैट इज डन थ्रू अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में चेंज किया गया एंड टू न्यू आर्टिकल्स वर इंट्रोड्यूस्ड, आर्टिकल 15 सब क्लाउड 6 एंड आर्टिकल 16 सब क्लाउड 6। तो ये दोनों संविधान के अंदर संशोधन करके वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया। पहले दीज वर नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट नाउ इट इज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये क्वेश्चन जब भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया कैसे जाता है, हु डिजाइन्स देम, एंड अल्टीमेटली
क्या कॉन्स्टिट्यूशन में हम चेंजेस ला सकते हैं कि नहीं? सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। हर हर एक नेशन का कुछ लॉ होता है, तो सुप्रीम लॉ ऑफ इस कंट्री का, हर देश का जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, सारे लॉ हैं, जैसे पार्लियामेंट भी एक बिल पास की तो वो भी लॉ बना, स्टेट गवर्नमेंट भी एक बिल पास की तो वो भी लॉ बना, लेकिन इन सब लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी लॉ नहीं है, चाहे वो पार्लियामेंट्री लॉ हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव रूल्स हो, ऑर्डर हो, या स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर हो, सबसे सुप्रीम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। तुम्हारा राइट्स, तुम बोलते हो कि आई हैव अ राइट टू लीव, आई हैव अ राइट टू स्पीक, फ्रीडम ऑफ स्पीच, I have a right against untouchability. Someone cannot practice untouchability. Right to equality, बोलते हो ना कि हमारे पास समानता का अधिकार है, हमारे पास निजता का अधिकार है, right to privacy. So all those rights have been guaranteed to you through constitution. ये जो supreme law of the land है उसके through that have been guaranteed to you. ठीक है, next is what are the powers of the government? ये कौन डिटरमाइन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन करेगा कि गवर्नमेंट का पावर कितना है या क्या है। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट समझते हैं। अब पहले एक्सप्लेनेशन के पहले इस मैप को पहले देखते हैं। साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री जहां पे अपार्थाइड वाज practiced. Apartheid was practiced. ठीक है, अब अपार्थाइड होता क्या है? इट वॉज अ रेशियल पॉलिसी। रेशियल पॉलिसी बोलने का मतलब ब्लैक और व्हाइट के बीच में जो पहले के कॉलोनाइजर थे दे यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट। So this racial discrimination, ma'am, please come on time. If I'm asking you to be here at 4, means you are supposed to be here at 4, Avantika. I cannot hear any excuses, बाबू। Come, बैठो। ठीक है, सो यस, अपार्थाइड है क्या? सो बेसिकली इट्स नथिंग बट, पहले समझो होता क्या है ना कि ऐसे ऐसे जब बीच में आते हो तो फ्लो टूटता है, समझ रहे हो? ऐसे आने पे बीच में फ्लो भी क्लास का टूटता है। हाँ, रास्ता भूल गई थी। ओके, ठीक है। सो अपार्थाइड इज नथिंग बट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वेयर, अभी शुरू का 5 मिनट या 6 मिनट जो भी आपका लेक्चर छूटा होगा जाके घर पे देख लेंगी, ठीक है। सो अपार्थाइड इज नथिंग बट इट्स अ पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वेयर व्हाइट पीपल डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द ब्लैक। जितने ब्लैक लोग थे उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस किया जाता था, किनके द्वारा? व्हाइट लोगों को। सो दिस रेशियल सेग्रीगेशन, दिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाज कॉल्ड एज अपार्थाइड। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, ये मैप ऐसे ही आगे छोड़ देता हूं, पहले समझो। ये साउथ अफ्रीका है, दिस इज साउथ अफ्रीका। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देख रहे हो, और ये दिस इज साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का ये बड़ा पार्ट है, उसमें एक छोटा सा कंट्री है, दिस इज कॉल्ड लेसेथो। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका का पार्ट नहीं है। सो साउथ अफ्रीका वॉज कॉलोनाइज्ड बाय कॉलोनाइजर्स। व्हाइट पीपल जो थे इंग्लैंड के, वो लोग आके वहां बस गए थे, ठीक है। और वहां के जो ब्लैक लोग थे उनको गुलाम बना लिया था। racial discrimination was practiced over there. Are you getting? And that was actually opposed by a leader called Nelson Mandela. Nelson Mandela, he raised voice against such discriminatory laws. He raised voice against apartheid and openly asked the colonizers to
go away and share power with the black. He was arrested also. जो नेल्सन मंडेला थे उनको अरेस्ट किया गया. He was kept in jail. एक मूवी है, आज आप लोग के लिए टास्क है, रात में एक मूवी देखेंगे, मंडेला लॉन्ग वॉक्स टू फ्रीडम. मंडेला लॉन्ग वॉक्स टू फ्रीडम, ये मूवी कल देख कर आना है. मंडेला लॉन्ग वॉक्स टू फ्रीडम. ठीक है, समझ में आया? ये मूवी देखकर आपको नहीं आना है. ठीक है, मंडेला लॉन्ग वॉक्स टू फ्रीडम. ठीक है, आप लोगों से सबसे क्वेश्चन कल पूछूंगा उस मूवी से. लॉन्ग वॉक्स टू फ्रीडम जो है उनका ऑटोबायोग्राफी है और इसी पे मूवी बना है, सो देखना है. सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? ही वाज, यू आर नेल्सन मंडेला and he has been tried for treason because he was raising voice against apartheid. जो पॉलिसी था उसके खिलाफ he was raising voice. Consequently, in 1964 जो साउथ अफ्रीकन कोर्ट था, they decided to send him to jail. He was given life imprisonment and he was sent to jail, and in jail he lived there approximately for 28 years. 28 साल के लिए वो जेल में रहे. वहां का सबसे जो ड्रेडेड प्रिजन था, हार्डेंड क्रिमिनल का, उस जेल में, दैट वाज सिचुएटेड एट रॉबिन आइलैंड. ही वाज कंटिन्यूअसली इनसाइड द जेल. सो दिस वाज नेल्सन मंडेला. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट, आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट व्हाइट गवर्नमेंट, दे केम टू रियलाइज दैट कि नेल्सन मंडेला कैन नॉट बी केप्ट or this policy cannot continue for long because most of the black people, they were protesting against such racial discrimination, such racial segregation. यहां ध्यान दीजिए, ठीक है? जो racial segregation हो रहा था, जो discrimination हो रहा था, उसके खिलाफ most of the black people, they started protesting. अब white जो लोग थे, जो rulers थे, उनको लगा कि they cannot be kept in subject, they cannot be kept in confinement. So Nelson Mandela was brought out of prison. उनको जेल से बाहर निकाला गया. बहुत सारे जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज थी, those discriminatory policies were removed. अभी देखो क्या हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है कि a struggle against apartheid. What exactly happened? That it was a system of racial discrimination unique to, अभी जो बताया वही लिखा हुआ है. Apartheid was nothing but a system of racial discrimination that was unique to South Africa. The white Europeans, ये जो आए थे वहां, white Europeans, जैसे इंडिया में ब्रिटिश लोग आए थे और हम लोग को गुलाम बना लिया, कॉलोनाइज हम लोग किए गए थे ना, उसी तरीके से अवंतिका वहां क्या हुआ था, वहां पे भी व्हाइट यूरोपियंस केम टू साउथ अफ्रीका और वहां के ब्लैक लोगों को कॉलोनाइज किया. यहां पे इंग्लैंड वाले बसने नहीं आए थे, लेकिन वहां पर जो आए, दे सेटल्ड ओवर देयर. अंडरस्टूड? सो दे कॉलोनाइज्ड एंड दे इंपोज्ड दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका. वहां पे आए थे बिजनेस करने के लिए, बट लेटर ऑन दे डिसाइडेड टू सेटल, एंड सेटल होने के साथ ही दे बिकेम द लोकल रूलर्स. दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग द ब्लैक पॉपुलेशन. अब साउथ अफ्रीका का पॉपुलेशन कंपोजिशन जब देखोगे तो वहां पे कितना है, व्हाइट लोग मात्र 20% थे और ब्लैक लोग करीब 80% थे. बट हु वर रूलिंग? व्हाइट्स वर रूलिंग. ब्लैक का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, एंड इट वाज अगेंस्ट दिस प्रैक्टिस नेल्सन मंडेला रेज्ड हिज वॉइस. इसी के खिलाफ नेल्सन मंडेला ही स्टार्टेड. यही उनका बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और यही मूवी आज देखना है. ठीक है? सो इट वॉज ऑपरेसिव फॉर ब्लैक. ब्लैक के लिए वहां काफी ज्यादा ऑपरेशन होता था उनका. देयर वर पॉलिसीज, जैसे कि बसेस थे, तो बस ब्लैक के लिए अलग, व्हाइट के लिए अलग. जो रेलवे चलता था तो उसमें ब्लैक कोचेज अलग होते थे, व्हाइट कोचेज अलग होते थे. जो टाउनशिप बनता था तो उसमें ब्लैक टाउनशिप अलग था, व्हाइट टाउनशिप अलग था. सो देयर वाज सेग्रीगेशन ऑलमोस्ट एट एवरी प्लेसेस. सो they were forbidden from living in white areas. white area जहां पे white लोग का कॉलोनी बना हुआ था, वहां पे they were not allowed. अगर वहां पे कोई काम करने जाना है, so you need to get a permit.
परमिट मिलेगा देन ओनली यू कैन गो, अदरवाइज नीरज यू कैन नॉट गो। ठीक है, सो ऑल थिंग्स विच यू नो वर ऑल सेपरेट फॉर व्हाइट एंड ब्लैक। जितना चीज तुम सोच सकती हो, अभी सोच सकते हो, सब कुछ अलग था। व्हाइट के लिए पनिशमेंट अलग था, ब्लैक के लिए पनिशमेंट अलग था। व्हाइट के लिए बस अलग था, रेस्टोरेंट अलग था, टॉयलेट अलग था। हर जगह एवरीवेयर, जो भी पब्लिक स्पेस का दिमाग में आ रहा है अवंतिका, हर जगह एवरीवेयर देयर वाज सेग्रीगेशन, देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन। समझ में आ रहा है? सो इन सिंस 1950 द ब्लैक्स प्लस कलर्ड प्लस इंडियंस दे फाउट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। जैसे इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस थी which was fighting against, उसको बंद कर दो, इंडियन नेशनल कांग्रेस which was fighting against, yes, Indian National Congress which was fighting against British। in the same way साउथ अफ्रीका में एक और पार्टी आया और वहां था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस which was fighting against the system of apartheid। अपार्थाइड के खिलाफ अफ्रीकन, और who was leading this African National Congress? नेल्सन मंडेला। ठीक है, सो द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज हिज ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, तो इस मूवी को कल देख के आएंगे। आगे चलते हैं टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्या हुआ? अब तो नेल्सन मंडेला को तो जेल में भेज दिया गया, बट नेल्सन मंडेला kept on inspiring people and many people they started protesting against this discrimination। नीरज, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? What does discrimination mean? डिफाइन करना। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब आओ, इतना देर से मैं यूज कर रहा हूं वर्ड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन अवंतिका, अनजान क्या बोल रहे? अन्याय। डिस्क्रिमिनेशन मतलब, यस, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब डिफाइन करना कहां से होता है भाई? इतना बार से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब बोला तो कलर के आधार पे भेदभाव किया जाता था, ब्लैक को अलग ट्रीट किया जाता था, व्हाइट को अलग ट्रीट किया जाता था। समझ में आया? अरे नहीं, वर्ड समझ में आता है देन आस्क देन एंड देयर। समझे? समझ में आ रहा है? और जो वर्ड नहीं समझ में आ रहा है लिखिए तुरंत कॉपी पे। देखो, यहां पे गलती करोगे तो स्कोप है, 1 साल 2 साल के बाद जब यूपीएससी एग्जाम दोगे वहां गलती करोगे तो स्कोप नहीं। समझ में आ रहा है? वहां गलती करने का मतलब 1 साल बर्बाद है, तो अभी गलती कर लो। नीरज समझ रहे हो? यहां नहीं समझ में आ रहा है, आस्क मी, दैट इज व्हाई आई एम हियर ना। So what exactly happened? Now almost all the blacks they started protesting against the system of racial discrimination and apartheid। अब वो लोग प्रोटेस्ट करना शुरू किए and consequently जो गवर्नमेंट है it realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression। एक बात मैं बता देता हूं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं आपके बुक से, ये नोट्स को बस देखिएगा, वो बुक एक बार पढ़ लीजिएगा, इससे ज्यादा कुछ भी यूपीएससी नहीं पूछेगा। जो क्लास 9 पॉलिटिक्स से पूछना होगा तो जो मैं पढ़ा रहा हूं दैट इज मोर देन सफिशिएंट, उससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। कीप वन थिंग इन माइंड। ठीक है, सो दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन। अब व्हाइट लोगों को लगा, अवंतिका, जो व्हाइट रूलर्स थे, कि ब्लैक लोगों को अब उनको रखा नहीं जा सकता है, एंड कॉन्सिक्वेंटली गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग सम काइंड ऑफ रिलैक्सेशन। जैसे रिलैक्सेशन क्या क्या दिया? नेल्सन मंडेला को जेल से निकाल दिया, दे वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पावर शेयरिंग, दे वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। तो इनको फिर से ब्लैक्स को अलाउ किया गया, दे वर अलाउड टू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो अब जैसे बैन था पहले पॉलिटिकल पार्टीज पे, वो खत्म कर दिया गया, नेल्सन मंडेला को जेल से निकाल दिया गया। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड ऑन 26 अप्रैल 1994
द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफर्ल्ड। जो नया फ्लैग है साउथ अफ्रीका का, दैट वाज अनफर्ल्ड ऑन 26 अप्रैल 1994। मल्टीरेशियल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड। मल्टीरेशियल गवर्नमेंट, मल्टीरेशियल बोलने का मतलब समझ रहे हो? मल्टीरेशियल गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, व्हाट डज इट मीन? यस, सारे रेसेस के, ब्लैक्स एंड व्हाइट दोनों को मिला के गवर्नमेंट वाज फॉर्म इन 1996। ये जो मल्टी रेशियल गवर्नमेंट थी, दे ब्रॉट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान का जरूरत क्यों है? व्हाई डू, कोई ना कोई कारण होगा ना कि वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? सो अभी देखा कि साउथ अफ्रीका जो है वो एक गुड केस स्टडी है। एक तरफ ब्लैक मेजोरिटी थे और दूसरे तरफ व्हाइट माइनॉरिटी थे। ब्लैक में नंबर किसका ज्यादा था? ब्लैक का। इनका नंबर ज्यादा था, इनका नंबर कम था, बट देन ऑल्सो they were not allowing the black to rule. Why? क्योंकि जो इनका अपना जो प्रिविलेजेस था, they wanted to maintain that privileges. तुम अपना पावर आसानी से छोड़ना चाहते हो, same thing, this is what they were doing. They wanted to protect their privileges, they wanted to protect their properties. ब्लैक मेजोरिटीज क्या थे, इनका क्या एम था कि सबसे पहले रेशियल डिस्क्रिमिनेशन शुड एंड। सबसे पहले अपार्थाइड पॉलिसी जो है दैट नीड टू बी एंडेड। ठीक है, सो दे वर कीन टू इंश्योर दैट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल वाज नॉट कॉम्प्रोमाइज। इनका एम क्या था? एक और चीज बताता हूं, क्लास में कराते जा रहा हूं तो करते भी जाइएगा सारा चैप्टर पीछे से, क्योंकि टेस्ट यहां हर पांचवा छठा दिन पे एक दिन आइएगा, पता चलेगा कि टेस्ट हो रहा है। सो कीप वन थिंग इन योर माइंड, अभी जो मैं चैप्टर करा रहा हूं तो ये पूरे बुक का टेस्ट किस दिन ले लूंगा आई नो। ठीक है, तो ये पर डे प्रिपेयर करना है। जो चैप्टर पढ़ा रहा हूं आगे भी, और तो दिन भर कोई काम है नहीं तुम लोगों के पास, अभी यही करना है ना अच्छे से, ताकि ढंग से यूपीएससी निकले, राइट? तो अभी से ही वो लग जाओ। ठीक है, सो नेक्स्ट इज they were keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised. Next is they wanted social and economic rights for themselves. उनको भी rights मिले, social rights मिले, political rights मिले, economic rights मिले, right? अब इस rights को कौन ensure करेगा? Constitution. Now you are getting why do we need constitution? Constitution is a document that is going to guarantee you your rights. जब तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खोलते हो, कैन यू प्लीज गो एंड आस्क इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम माई, कैन यू प्लीज ब्रिंग इट फ्रॉम माई चैम्बर? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक होगी, वहां पे रखी होगी, वो उस पे खिड़की पे राइट साइड में। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स मेंशन है ना, आर्टिकल 14 it talks about right to equality, article 17 talks about abolition of untouchability, 18 talks about abolition of titles, 19 talks about freedom of speech and expression, है ना लिखा हुआ वहां पे, है ना? 21 talks about right to life, 23 talks about right against exploitation, 25 talks about right to have religion, 29 talks about right for minorities, 2032 talks about right against right to constitutional remedies, 32 writ jurisdiction। तो ये क्या है बेसिकली, ये जो देख रहे हो राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर राइट, तो ये यहां क्यों लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? बिकॉज इट इज गारंटीइंग यू दैट दीज राइट्स आर नॉट गिवन टू यू बाय politicians or by government. These rights have been given to you by the constitution itself. संविधान ही ये राइट आपको दिया है, एंड संविधान इज प्रॉमिसिंग यू दैट योर राइट वुड नॉट बी वायलेटेड। अब समझ में आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज यू, जो राइट्स तुम्हें दिया गया है उसकी गारंटी दे रहा है
कि वो राइट को हम लोग फॉलो करेंगे और उस राइट्स को हम लोग अपहोल्ड कराएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। ओनली वे टू बिल्ड ट्रस्ट वॉज, अब ब्लैक और व्हाइट मेजोरिटी जो थे, एक तरफ व्हाइट माइनॉरिटी था, एक तरफ ब्लैक मेजोरिटी था, तो इनके बीच ट्रस्ट कैसे बिल्डअप होता? उसके लिए यू नीडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे आप बेसिक रूल्स लिखोगे, हाउ रूलर्स आर टू बी चोजन। इसमें लिखा हुआ है ना कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, हाउ प्राइम मिनिस्टर वुड बी चोजन। सेम थिंग साउथ अफ्रीका में भी, वहां जो इश्यूज था बिटवीन व्हाइट माइनॉरिटी एंड ब्लैक मेजोरिटी, तो वहां पे यू नीडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन जहां पे आपको बताना था हाउ रूलर्स आर टू बी चूजन, उनका इलेक्शन कैसे होगा, व्हाट वुड बी द पावर दैट इज गिवन टू रूलर। लिखा हुआ है ना कि प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है ना? सो व्हाट पावर्स आर टू बी गिवन टू द रूलर्स, लिमिटेशंस ऑन रूलर्स बताया गया है ना कि अगर प्रेसिडेंट जो है इंडियन में, हम इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में बोल रहा हूं कि इफ इंडियन प्रेसिडेंट वायलेट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो दैट कुड बी अ ग्राउंड फॉर हिज इम्पीचमेंट। अगर प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली वायलेट करते हैं, तो उस केस में उनको अपने पद से हटाया जा सकता है ना, इम्पीचमेंट का प्रोसीजर। तो उसी तरीके से लिमिटेशंस जो साउथ अफ्रीका के रूलर होंगे उनके ऊपर क्या क्या लिमिटेशन होगा, तो इंडियन प्रेसिडेंट के ऊपर लिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन में है कि आप हर कुछ कर सकते हो लेकिन संविधान को वायलेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उसी तरीके से साउथ अफ्रीका में भी कॉन्स्टिट्यूशन वाज नीडेड, सो दैट फोर थिंग्स वी नीड टू नो। रूलर्स का इलेक्शन कैसे होगा, रूलर्स का पावर क्या क्या होगा, रूलर्स के ऊपर लिमिटेशंस क्या क्या होंगे, एंड राइट्स ऑफ द पीपल, लोगों का राइट्स कहां कैसा मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, उसको प्रोटेक्ट कैसा किया जाएगा, एंड दैट इज वाई यू नीडेड कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? आगे देखते हैं व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल, अभी बताया। जब यूपीएससी में मैं क्लास लूंगा आपका जीएस 2 में, तो वहां पे एक्सप्लेन करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। अभी उतना डिफिकल्ट में नहीं जाना है, वहां पे आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड वेयर other laws, in order to, there is a concept called doctrine of eclipse, doctrine of severance। ये आर्टिकल 13 में ऑलरेडी मेंशन है, दोनों डॉक्ट्रीन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्रीन ऑफ सेवरेंस। इट सेज दैट कि अदर लॉज इन ऑर्डर टू रिमेन वैलिड दे मस्ट एडहेयर टू कॉन्स्टिट्यूशन। सो इफ एनी लॉ which are not adhering to constitution, then those can be declared as null and void। ये पढ़ाऊंगा जब यूपीएससी में पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझो छोटा सा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट सेट ऑफ रिटन रूल्स। क्या है? सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर। बस कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ रिटन रूल्स है जिसको जितने लोग उस कंट्री में रह रहे हैं दे ऑल एक्सेप्टेड इट। क्या है ये? इट इज अ सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम लॉ है विच डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ कंट्री। आप हो, आप हो, आप हो, सब लोग, यू ऑल आर ट्रीटेड एज इंडियन सिटीजन। तो आपका रिलेशन है ना इस कंट्री के साथ। पाकिस्तानी यहां आएगा तो कैन ही बी कॉल्ड एज इंडियन सिटीजन? नहीं ना। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट। पीपल और गवर्नमेंट, हाउ दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। रिलेशनशिप बिटवीन पीपल टू पीपल, दोनों को ट्रीट किया जाएगा बोथ आर इक्वल एज सिटीजन। कोई दिक्कत क्लियर है? आगे देखते हैं व्हाट इट डज। कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है? कुछ ना कुछ तो ये करता होगा। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग which it does is it generates a degree of trust
and coordination among diverse groups. Can you please explain what does it mean? इसका मतलब क्या हुआ? Generates a degree of trust and coordination among diverse groups. What does it mean? जो अलग-अलग लोगों के बीच में ट्रस्ट हो और और नेशन मतलब एक जैसा ट्रीट करना नीरज, क्या है अवंतिका? ओके, बेसिकली सब लोग सही बोले लगभग. सी, दिस कंट्री इज डिवर्स. Say, let's suppose he is a Hindu, he is a Muslim, you are a Christian, someone is Sikh, someone is say what that is called Jew. सब अलग अलग रिलीजन के हैं, right? But you all are divided in the name of religion, but you all are united. You all are Indian. ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, वो सिख है, तुम जीव हो, बट देन ऑल्सो यू ऑल आर वन. ठीक है? सो कॉन्स्टिट्यूशन डज व्हाट? It generates a degree of trust and coordination among diverse group. अलग अलग जो groups हैं who are divided on the basis of caste, on the basis of class, on the basis of religion, on the basis of class, sex, on the basis of place of birth, उन सबके बीच एक ट्रस्ट जनरेट करता है और आपस में कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देता है. आर यू गेटिंग? Second important is it specifies how the government will be constituted. Constitution ही ना बताता है कि गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा. जैसे कि पीएम बनने के लिए क्या चाहिए? जो भी पार्टी है उनको मिनिमम 272 सीट जीतना होगा, है ना? तो ये कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि यू नीड टू गेट द मेजोरिटी. देन थर्ड इज इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है. जैसे सुप्रीम कोर्ट, अभी नहीं पढ़ना है, अभी वो सब केसेस के बारे में टेंशन मत लो, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल देते हुए चलता हूं. देयर इज अ फेमस केस कॉल्ड केशवानंदा भारती केस. केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन अ जजमेंट कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर. सो देयर आर सम फंडामेंटल राइट्स व्हिच आर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. सो जो फंडामेंटल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं, तो उनको गवर्नमेंट भी अमेंड नहीं कर सकता है. सो ये कौन कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन. इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, वो कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन. फोर्थ थिंग इज इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी. अच्छे समाज का निर्माण कैसे करें. आर यू गेटिंग? सो उसके लिए लोगों का एस्पिरेशन क्या है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है. जैसे तुम देखे होगे आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है अ स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर. क्या लिखा हुआ है खुद देखो. आर्टिकल 38, a state to secure a social order for the welfare of the people. एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जो कि लोगों का वेलफेयर करे. सो बेसिकली लोगों का वेलफेयर क्या है? एस्पिरेशन है. हर लोग चाहते हैं कि वो अच्छे से अच्छे बने, राइट? सो अनदर इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी. कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना उसके कंटेक्स्ट को पहले समझते हैं. पहला चीज खुद सोचो, उस समय हम गुलाम थे ब्रिटिशर्स के, राइट?
सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटेन. At that time, after independence, we start going for making constitution. Second is Indian constitution was made in the backdrop of diversity. अब Indians are divided too much. लैंग्वेज के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, है ना, कास्ट के हिसाब से वी ऑल आर डिफरेंट. इंडियन सोसाइटी इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, है ना. कोई अपर कास्ट का है, कोई लोअर कास्ट का है, धर्म के आधार पे है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, लैंग्वेज के आधार पे है. अब तमिलनाडु में लोग तमिल बोलते हैं, केरला में मलयाली बोलते हैं, कर्नाटका में कन्नड़ा बोलते हैं, है ना, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं. सो वी ऑल आर डिवाइडेड. सो डिवर्सिटी वाज वन थिंग. थर्ड वाज पार्टीशन. इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज पार्टीशन. एक तरफ पाकिस्तान बना, दूसरी तरफ इंडिया बना, है ना. एंड इशू ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स भी थे. जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था तो उस समय प्रिंसली स्टेट्स थे. कुछ प्रिंसली स्टेट्स दे वांटेड टू बिकम इंडिपेंडेंट, जैसे कि हैदराबाद हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया. दे वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट. सो इट वाज इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड. इन सब के बैकड्रॉप में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बेटा बनाया गया था. नेक्स्ट इज द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, पार्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आराध्या? फर्स्ट थिंग इज मच कंसेंसस इवॉल्व. ऐसा नहीं है कि वंस वी गॉट इंडिपेंडेंस और उसके बाद तुरंत कॉन्स्टिट्यूशन हमने बना दिया. इसका जो शुरुआत हुआ था दैट हैपेंड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल इटसेल्फ. आजादी की लड़ाई के टाइम पे ही हमारे लीडर्स जो हैं दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट फ्रीडम एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट. दीदी इसमें कुछ गिर गया था. क्लासरूम में नहीं, वो लेकर जाइए, वहां से हटाइए. ओके, सो यस, सो ऐसा नहीं है कि वी स्टार्टेड मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द फर्स्ट डे आफ्टर इंडिपेंडेंस. The background was already prepared during the independence struggle itself, नीरज. बैकग्राउंड जो है उसका इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम पे ही बन रहा था सौरभ. आर यू गेटिंग? अब जैसे मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट बनाया गया था, मोतीलाल नेहरू कमेटी आई और उस कमेटी का काम ही ये था कि दे वुड बी सबमिटिंग अ रिपोर्ट टू गवर्नर जनरल, और जो वाइसरॉय थे उनको एक रिपोर्ट देना था कि इन केस इफ इंडिया वुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस तो उसका कैसा अपना रूल रहेगा. ठीक है, सो मोतीलाल नेहरू कमेटी वाज ऑलरेडी देयर. देन इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ था कराची. यूपीएससी का क्वेश्चन आ चुका है इंडियन नेशनल कांग्रेस कराची सेशन के बारे में. 1931 रिजोल्यूशन के बारे में ऑलरेडी यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन यहां से पूछ चुका है. ठीक है, अब इन दोनों में ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं 1931 रिजोल्यूशन ऑफ कराची सेशन और मोतीलाल नेहरू कमेटी, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में ऑलरेडी इट वाज ड्वेल्ट ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक. भारत का संविधान, जब भारत को आजादी मिलेगी तो भारत का संविधान कैसा दिखेगा, इस पे ऑलरेडी इन दोनों ने बात किया था. मोतीलाल नेहरू कमेटी एज वेल एज कराची सेशन में दिस वाज डन. टॉक्स अबाउट इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. फर्स्ट थिंग जो उन्होंने बात किया वो ये बोला था कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिलेगा तो उस समय वी वुड गिव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज. का मतलब हर वो एडल्ट जो 21 साल से ऊपर का है. अब 18 साल किया गया. ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था, अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ओरिजिनल और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आया तो उसमें वोटिंग एज 21 साल था. ठीक है, 21 ईयर्स. बाद में राजीव गांधी गवर्नमेंट थ्रू 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ही ब्रॉट इट डाउन टू 18 पे ये बाद में लाया गया है.
ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इट वाज 21, ठीक है। सो वहां पे क्या प्रॉमिस किया गया था कि वंस इंडिया वुड गेट इंडिपेंडेंस बाबू, सो वी वुड गिव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। क्यों नींद क्यों आ रहा है बाबू? हाँ, सोया नहीं है तो सो देखो, एक बार उसको बंद करना, पर्दा को। अभी रोजा नहीं बनाओगे तो ईद नहीं मनेगा। अभी सो लो तो अभी अगर सोओगे तो जिंदगी भर फिर आंख खोल कर रखोगे, और अभी अगर जाग जाओगे तो जिंदगी भर सोने का अच्छे से मौका मिलेगा। वो ठीक है, हो सकता है तुम पढ़ लियो हो, लेकिन अभी तुम झुक रहे थे, ठीक है। सो इट टॉक्स अबाउट इंक्लूजन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। एक बार भारत को इंडिपेंडेंस मिलेगा, सो वी वुड बी हैविंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। आपको सब लोगों को समानता का वोट का अधिकार मिलेगा, चाहे हिंदू रहो चाहे मुस्लिम रहो, चाहे अपर कास्ट रहो चाहे लोअर कास्ट रहो, सबको यूनिवर्सल एडल्ट। इसका मतलब है क्या? वन मैन वन वोट, ठीक है। जो भी एडल्ट है सबके पास वोटिंग का अधिकार रहेगा। सेकेंड इज राइट टू फ्रीडम एंड इक्वलिटी। एवरी इंडियन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, चाहे उनका कास्ट कुछ भी हो, चाहे उनका सेक्स कुछ भी हो, उनका जन्म स्थान कुछ भी हो, दे ऑल वुड बी गेटिंग फ्रीडम एंड इक्वलिटी एंड प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। वी वुड ऑल्सो प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। ये चीजें जो है ये प्रॉमिस किया गया था इन दोनों के द्वारा, ठीक है। बाद में चलते हैं, फैमिलियर विथ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब कॉलोनियलिज्म यहां था, ब्रिटेन था, तो ब्रिटेन लिमिटेड यहां पे भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया था। लिमिटेड बोलने का मतलब एट दैट टाइम काउंसिल्स के, जब पढ़ोगे यूपीएससी के लिए डीप में जब पढ़ोगे हिस्ट्री में, सो यू वुड कम टू नो कि काउंसिल के इलेक्शंस होते थे, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट आया, उसके बाद स्टेट लेवल पे भी पढ़े ही होगे कुछ कुछ, तो स्टेट लेवल पे भी इलेक्शंस होते थे। सो उस इलेक्शन से भी हम लोग बहुत कुछ सीखे, जैसे कि उस समय जिनके पास प्रॉपर्टी था, सो दे वर गिवन राइट टू वोट, ठीक है। तो एक चीज हमें राइट टू वोट के बारे में पता चला। इलेक्शंस वर ऑर्गेनाइज्ड 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई थी, उसके बाद 37 में इलेक्शंस वाज ऑर्गेनाइज्ड, तो वहां से हम लोग सीखे कुछ। देन इट गेव टू मच एक्सपीरियंस। सेकेंड, थर्ड इंपॉर्टेंट, इन तीनों चीजों के अलावा देयर वर आउटसाइड थिंग्स दैट वाज आल्सो इन्फ्लुएंसिंग अस। ये चीजें तो इंडिया में हो रही थी, बट उसके अलावा बाहर में फ्रांस में क्रांति आई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ब्रिटेन में था। बिल ऑफ राइट्स यूएसए में, जैसे अपने यहाँ फंडामेंटल राइट्स है, तो उनके यहाँ उसको बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। उसी तरीके से रशिया में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स इंस्पायर्ड अस टू मेक आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन अ पर्टिकुलर वे, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है? क्लियर है? अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। ये यूपीएससी का एग्जाम आता है, बीपीएससी का एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे। ऑप्शन दिया गया था 299, 300, 301, 302। तो ये ध्यान रखना है ये सब, ठीक है। यूपीएससी में भी पहले ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन आता था, अब एनालिटिकल आता है। सो इलेक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो इलेक्शंस था, दैट वाज कंडक्टेड इन जुलाई 1946, और इसका पहला मीटिंग हुआ था 9th ऑफ दिसंबर। आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, आपका एनसीईआरटी में बस दिसंबर 1946 लिखा हुआ है। फर्स्ट मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 9th दिसंबर 1946। टोटल ऐसे 299 मेंबर नहीं थे, रियल में मेंबर थे 396। लेकिन जब पार्टीशन हुआ पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में चले गए, तो बाकी जो बचे थे दोज वर, अवंतिका कितने थे? 299। नेक्स्ट इज इट एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया।
उस दिन सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था सबको इंप्लीमेंट नहीं किया गया, कुछ चीजों को उसी दिन इंप्लीमेंट किया गया, बाकी जो चीजें हैं दैट केम ऑन इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, और उस दिन को हम क्या बोलते हैं, रिपब्लिक डे। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? कमिंग टू नेक्स्ट, व्हाई शुड बी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली। अब पूछ क्या रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस संविधान का निर्माण किया उसको हम एक्सेप्ट क्यों करें, व्हाई डू वी एक्सेप्ट इट। ठीक है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि देयर वाज अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे उसको तो हम लोगों ने ही तो चुन के उनको भेजा था ना वहां, वो लोग हमारे लिए संविधान को बनाए। सो इसका मतलब क्या है, वी हैव गिवन आवर कंसेंट टू देम टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अस, राइट। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इट डायरेक्टली रिप्रेजेंटेड पीपल ऑफ इंडिया। जब हम उनको वोट करके वहां भेजे तो वो हमको रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, दो दे वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। तुमको नहीं अभी पढ़ना है इतना डिटेल में, थोड़ा सा जाता हूं बताता हूं, थोड़ा सा सीखोगे। हुआ क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन इस तरीके से हुआ था। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल से प्रोविंशियल काउंसिल में भेजा गया था। प्रोविंशियल काउंसिल के जो मेंबर थे, मतलब प्रोविंशियल काउंसिल उस समय स्टेट को बोला जाता था, स्टेट वर कॉल्ड प्रोविंसेस, वो लोगों ने किनको चुन के भेजा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो यहां आने वाले थे उनको। तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, बट हमने क्योंकि प्रोविंशियल काउंसिल को बनाया, प्रोविंशियल काउंसिल ने उनको बनाया, सो दे रिप्रेजेंटेड सम काइंड ऑफ ब्रॉड कंसेंसस, इसीलिए लिखा हुआ है नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। आज हम और तुम आज एमपी का इलेक्शन में वोट देते हैं ना, सो वी आर डायरेक्टली इलेक्टिंग देम। उस समय डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है, बट वी गेव वोट टू प्रोविंशियल मेंबर्स, प्रोविंशियल मेंबर ने इनको चूज किया। नेक्स्ट इज इट इंश्योर्ड अ फेयर ज्योग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ कंट्रीज। अब पूरा इंडिया का जो भूगोल है, पूरा जो टेरिटरी है, वहां से ये सारे लोग चुन के आए थे। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन वाज इट वाज डोमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अ अम्ब्रेला पार्टी। आज वाला वो इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं थी, उस समय का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था दैट वाज एन अम्ब्रेला पार्टी। अम्ब्रेला पार्टी बोलने का मतलब क्या हुआ, नहीं जानते हो? अम्ब्रेला पार्टी बोलने का मतलब कि इट रिप्रेजेंटेड इडियोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्टी। जैसे आज जो है बीजेपी राइट विंग है, कांग्रेस सेंटर है, कम्युनिस्ट पार्टी लेफ्ट है, बोलते हैं ना कि वो दक्षिण पंथी है, एक को बोला जाता है कि नरम पंथी है, बोलते हैं ना, अरे बीजेपी को बोलते हैं ना कि वो राइटिस्ट है। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज रिप्रेजेंटिंग ऑल थॉट्स। उसमें लीडर जो कुछ थे अवंतिका, वो राइटिस्ट भी थे, कुछ लीडर लेफ्टिस्ट भी थे, कुछ लीडर सेंट्रिस्ट भी थे, कुछ लीडर सोशलिस्ट भी थे। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? सो इट वॉज डोमिनेटेड, आईएनसी वॉज नॉट वन सिंगल इडियोलॉजी पार्टी, कोई एक उसकी विचारधारा नहीं थी, बल्कि सारे विचारधारा के लोगों को उसमें रखा गया था। जैसे कि अभी तुम सुनते होगे हमेशा लोहिया के बारे में, राम मनोहर लोहिया के बारे में सुनते हो। सो राम मनोहर लोहिया वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ही वॉज अ सोशलिस्ट। अब तुम सुनते होगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में, जो बीजेपी के ओरिजिनल फाउंडर थे। भारतीय जनसंघ थी, पहले बीजेपी नहीं थी, ओरिजिनल पार्टी वॉज भारतीय जनसंघ। बाद में 76-77 का जो इलेक्शन हुआ उसमें भारतीय जनसंघ का विलय हो गया था जनता पार्टी में, और फिर 1979 में जनता पार्टी से ये फिर से टूट के नई पार्टी बनाए, एंड दैट वाज कॉल्ड बीजेपी। ठीक है, तो जो ओरिजिनल था भारतीय जनसंघ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो भी कांग्रेस के पार्ट थे। उसी तरीके से जो कम्युनिस्ट होते थे, जैसे कि एम.एन. रॉय जो कम्युनिस्ट लीडर हुए, डांगे साहब, ऐसे डांगे, वो सारे भी पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही। ठीक है, सो मेनी मेंबर्स
did not agree with Congress, but they were part of Congress. ठीक है. Social terms, it represented members from different language. तमिल भी थे, बिहारी भी थे, यूपी वाले भी थे, मराठी भी थे, मलयाली भी थे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के भी लोग थे. समझ रहे हो ना. ग्रुप्स, कास्ट, क्लास, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, हर तरीके के लोग वहां पे थे. अलग अलग ऑक्यूपेशन वाले, अलग अलग कास्ट वाले, अपर कास्ट के भी लोग थे, लोअर कास्ट के भी लोग थे. मैनर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क गिव्स सैंक्टिटी टू कॉन्स्टिट्यूशन. अब जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वर्क किया, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को सैक्रोसैंक्ट बनाता है, उसको सैंक्टिटी देता है. सैंक्टिटी का मतलब यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग इट. कैसे रिस्पेक्ट कर रहे हो? पहले देखो. फर्स्ट, डिसीजन एंड एग्रीमेंट ऑन बेसिक प्रिंसिपल्स. क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन को 3 स्टेजेस में तैयार किया गया था. सबसे पहले इसका बेसिक प्रिंसिपल को डिस्कस किया गया. डन. जब बेसिक प्रिंसिपल आ गया, तो बेसिक प्रिंसिपल आने के बाद फिर बेसिक प्रिंसिपल पे डिस्कशन हुआ और उसके आधार पे एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था. ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब एक रफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. अब अवंतिका उस रफ कॉन्स्टिट्यूशन पे फिर डिबेट हुआ. उस रफ कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होने के बाद तब उस डिबेट हुआ, तो उसमें तुम मान लो अवंतिका एक मेंबर है, एक मेंबर नीरज है, तो नीरज ने सजेशन दिया कि ये इनकॉर्पोरेट कर लो. एक मेंबर आराध्या है, उसने सजेशन दिया कि ये इनकॉर्पोरेट कर लो. एक मेंबर अवंतिका है, वो बोल रही है कि ये भी चीज इसमें होना चाहिए, लड़कियों के लिए राइट्स और बढ़ाओ. ठीक है. तो उन सबको इंक्लूड करके बाद में फिर मेंबर्स जो हैं, जब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके ऊपर 114 दिनों तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुआ. डिबेट में जो डिफरेंट आइडियाज आए, उन सबको इनकॉर्पोरेट किया गया और उसके बाद जब सारे मेंबर एग्री हो गए, देन दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड. अब इसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था. तो ये 3 स्टेजेस में बना. पहले नॉर्मल डिस्कशन हुआ, तो उस डिस्कशन के आधार पे बेसिक प्रिंसिपल तय हुआ. बेसिक प्रिंसिपल के बाद एक रफ स्केच इसका बना, दैट वाज कॉल्ड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन. ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर 114 दिन डिस्कशन हुआ ओवर 3 इयर्स और उसके बाद अल्टीमेटली दिस कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू पिक्चर. कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट इज ओवरऑल फिलॉसफी, गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गाइडिंग वैल्यू क्या है? अब गांधी, ये याद रखना, ज्यादातर बच्चों को ये नहीं पता होता है. बीपीएससी में पूछ चुका है कि वॉज गांधी अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और नॉट. गांधी जी वॉज नॉट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है. संविधान सभा जो है उसके मेंबर गांधी नहीं थे. ठीक है. गांधीज विजन इन यंग इंडिया इन 1931, ये बॉक्स में यहां पे बुक में देखो दिया हुआ है. इस बॉक्स को आज घर पे जाके आपको पढ़ना है, जहां पे गांधी ने अपने विजन को बताया है. यहां देखेंगे और आगे चलिए. और हाँ, उसको वो जो है बाबू, वो गांधी विजन है. दिस वन इज गांधी विजन, दिस वन इज अंबेडकर विजन एंड दिस वन इज नेहरूज ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच. रात को 15 अगस्त को जब भारत को इंडिपेंडेंस मिला था, सो ही गेव अ स्पेशल स्पीच दैट वाज कॉल्ड ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी. तो ये तीनों को आप लोग को पढ़ना है आज. ठीक है. सो समझ में आ गया? सौरभ कर लोगे ना? कर लीजिएगा आराध्या. एंड ये आप पढ़ेंगे. अब आते हैं फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमेशा से सुनते होगे प्रिएम्बल के बारे में, प्रस्तावना. भारत के संविधान का जो पहला पेज है दैट स्टार्ट्स विथ प्रस्तावना, है ना. देखो खुद से प्रिएम्बल है ना, यहाँ पे प्रिएम्बल. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, democratic republic. यहाँ सब लिखा हुआ है ना, तो इसी को प्रिएम्बल कहते हैं. यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मैंने बनवा दिया था. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic
ये सोशलिस्ट और सेकुलर पहले से ओरिजिनली पार्ट इसका नहीं था, इसको 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद ऐड किया गया। पहले यहां पे क्या लिखा हुआ था, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, बस। यस, कुछ पूछना है? ठीक है, तो ये अभी हम लोग समझेंगे फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का फिलॉसफी क्या है, ठीक है, उसके वैल्यूज क्या है। सो प्रिएम्बल इज नथिंग बट, इनफैक्ट जब आगे यूपीएससी के लिए पढ़ाऊंगा तो वहां पे नानी पालखी वाला एक बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे। सो वो प्रिएम्बल को बोलते थे कि इट्स लाइक एन आईडी, जैसे तुम्हारा आईडी होता है, स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो तो आईडी लेकर जाना होता है। In the same way, he described preamble of the Indian Constitution as the ID of Indian Constitution. भारत का ID है वो preamble, ठीक है। So preamble is क्या है? It shows value of the Indian Constitution. Indian Constitution का क्या क्या values हैं, अभी देखेंगे क्या क्या values है। रिपब्लिक क्या है, सॉवरेन क्या है, सेकुलर क्या है, इन सब का अलग अलग मतलब है, सब अभी समझाऊंगा। So let us understand the key words given in preamble. ये जो preamble में पीला वाला वर्ड देख रहे हो वो सारे की वर्ड्स हैं और इनका मतलब अब समझते हैं, क्योंकि जब तक वो मतलब नहीं समझोगे you would not understand the values of the Indian Constitution. We the people of India, इसका मतलब क्या है, हम भारत के लोग। This Constitution has been framed by हम भारत के लोग, हम सब ने मिलकर इस संविधान का निर्माण किया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। क्या बोल रहा है, नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय अ किंग और एनी आउटसाइड पावर। ये जो संविधान है इसको किसी बाहर के लोगों ने नहीं दिया है, इसको कोई राजा ने नहीं दिया है, हम भारत के लोगों ने खुद से इसको बनाया है, ठीक है। ये है वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब। सेकंड कॉन्सेप्ट है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब ये है कि लोगों के पास आजादी है, लोगों के पास अधिकार है। पीपल हैव राइट टू मेक डिसीजन ऑन बोथ मैटर्स, इंटरनल मैटर एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। आंतरिक मैटर्स पे भी और बाह्य मैटर पे भी, दोनों पे पीपल हैव राइट टू टेक डिसीजन। नो एक्सटर्नल पावर, अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, इट कैन नॉट से अस कि व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड डू। आर यू गेटिंग? नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि ये चीज तुमको करना चाहिए। ये है सॉवरेन का मतलब। नेक्स्ट वर्ड इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या है, ये जो वेल्थ का जनरेशन हम लोग कर रहे हैं, पैसा जो कमा रहे हैं, इट इज अ सोशल क्रिएशन। ये तुम्हारा सिर्फ कंट्रीब्यूशन नहीं है। मान लो कि तुम एक सामान बेचते हो, लेट अस सपोज कि यू आर अ सेलर, तुम पेन बेच रहे हो, तो पेन तो सोसाइटी का कोई लोग ही ना खरीद रहा है, उससे तुम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो। सो यहां पे क्या बोला जाता है सोसाइटी सोशलिज्म में कि जनरेशन ऑफ वेल्थ इज नॉट इंडिविजुअल एक्टिविटी, रादर इट इज अ सोशल प्रोसेस। सामाजिक प्रोसेस के थ्रू यू जनरेट वेल्थ। तो जब वेल्थ सोसाइटी के थ्रू जनरेट कर रहे हो तो कुछ पार्ट अपना वेल्थ का तुमको सोसाइटी के प्रति देना भी पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज बीइंग आर्ग्यूड कि जनरेशन ऑफ वेल्थ इज अ सोशल प्रोसेस एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी, और उसको सोसाइटी के साथ इक्वली शेयर्ड करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री। भारत सरकार जो है उसके पास पावर है टू रेगुलेट लैंड। आप लोग आगे जब पढ़ेंगे यूपीएससी का तो वहां पे लैंड सीलिंग पढ़ाऊंगा। भारत सरकार ने बोला था कि 100 एकड़ से ज्यादा जमीन किसी के पास नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा प्रिएम्बल सोशलिज्म की बात करता है। आर यू गेटिंग? सो गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड। कितना जमीन हमारे पास होना चाहिए वो कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगा। गवर्नमेंट कैन ऑल्सो रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री को ओन कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, कितना टैक्स देना है, कितना बड़ा इंडस्ट्री होगा, एवरीथिंग वुड बी डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? फोर्थ कॉन्सेप्ट इज
सेकुलर। सेकुलर का मतलब क्या है? सिटीजन्स हैव फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। जो भी तुमको मन है, इसको मन है आराध्या को कि वो हिंदू रहना चाहती है तो हिंदू रहेगी, नीरज को मन है कि वो मुस्लिम रहना चाहता है तो वो मुस्लिम रहेगा, अवंतिका को मन है कि वो क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करना चाहती है तो वो क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करेगी, है ना। सो फर्स्ट थिंग इज सिटीजन्स हैव फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज सेकुलर का मतलब भारत सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस विथ इक्वल रिस्पेक्ट। हिंदू का जो बिलीफ है, जो मुस्लिम का बिलीफ है, जो क्रिश्चियन का बिलीफ है, सबके प्रति भारत सरकार एक सेम रवैया अपनाएगी, कोई भी उनके बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। ठीक है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक। व्हाट इज डेमोक्रेटिक? इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। मतलब डेमोक्रेसी का मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे लोग जो हैं दे इंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, दे इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम, कौन पूछा था, अकाउंटेबल, है ना डेमोक्रेसी का मतलब। इसका मतलब क्या है कि जहां पे हर लोग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स इंजॉय करें, दे इलेक्ट देयर रूलर्स। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अभी पढ़े ना, तो वोट देकर अपने रूलर्स को इलेक्ट करेंगे एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। अगर इलेक्शन में जो उन्होंने वादा किया था उसको नहीं फुलफिल करेंगे तो अगले इलेक्शन में उनको हरा दिया जाएगा। आर यू गेटिंग? नेक्स्ट इज गवर्नमेंट रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स। डेमोक्रेटिक का ये भी मतलब है कि गवर्नमेंट को रूल बुक को फॉलो करना है। नेक्स्ट इज रिपब्लिक। रिपब्लिक का सिंपल मतलब है गणराज्य। हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन। कोई राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजा कौन बनेगा? जिसको हम चूज करेंगे, हम जिसको इलेक्ट करेंगे। ठीक है, वो है रिपब्लिक। नेक्स्ट इज जस्टिस। Citizens cannot be discriminated on grounds of caste, religion and gender. जो सिटीजन्स हैं उनको कास्ट के आधार पे, धर्म के आधार पे, जेंडर के आधार पे उनके बीच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। सोशल इनइक्वलिटी जो है, जो समाज में इनइक्वलिटीज हैं, धर्म के आधार पे, कास्ट के आधार पे, है ना, अपर कास्ट लोअर कास्ट, सो दैट हैव टू बी रिड्यूस्ड, उसको कम किया जाएगा। एंड गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल। और गवर्नमेंट जो है वो सबके लिए काम करेगी। ओके। नेक्स्ट इज लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब है ऐसा नहीं है कि यू हैव अ फ्रीडम टू डू एनीथिंग। तुम उठ के तो किसी को मार नहीं ना सकती हो अवंतिका। सो देर आर सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल मैं टर्म यूज कर रहा हूं, रीजनेबल। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन समझ गई ना। रीजनल रेस्ट्रिक्शन मतलब जो रेस्ट्रिक्शंस रीजनेबल है, न्याय संगत है, तर्क संगत है, तो वो रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए। गवर्नमेंट बोलेगा कि मोदी जी का मन कर रहा है कि तुम्हारा फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्व कर दिया जाए, तो कर्व कर किया जाएगा नहीं ना। मोदी जी कौन हो रहे हैं? ये बुक मेरे को प्रॉमिस किया है कि आई हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन इन व्हाट दे थिंक, क्या वो सोचते हैं उसके ऊपर आप अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं। हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट, वो कैसे बोलना चाहते हैं। राइट टू साइलेंस, जब पढ़ेंगे यूपीएससी में तो एक केस बताऊंगा, विजोई इमैनुअल केस। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बोलने का, अभिव्यक्ति का आजादी है तो चुप रहने का भी आपके पास आजादी है। कल ये कोई आपको फोर्सफुली नहीं कह सकता है कि बोलना ही है। राइट टू साइलेंस इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, सो दे विश टू फॉलो अप देयर थॉट इन एक्शन। इक्वलिटी का मतलब क्या है? ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के सामने हर कोई एक समान है। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन यू और यू। अगर इसने कोई मर्डर किया है
और अगर अवंतिका ने मर्डर किया है तो दोनों को एक समान सजा होगी। ठीक है, ऑल आर इक्वल। ये नहीं कि अवंतिका जो है वो किसी प्राइम मिनिस्टर की बेटी है और ये किसी नॉर्मल आदमी का बेटा है तो इसका सजा ज्यादा उसका सजा कम। नो, आर यू गेटिंग? ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। अंडरस्टूड नीरज? नेक्स्ट इज द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वलिटीज हैव टू बी एंडेड। जो ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वलिटीज हैं, मतलब कि जो पहले से कास्ट सिस्टम की वजह से बाबू जो इनइक्वलिटीज आ रहा है उसको खत्म करना होगा। ठीक है, उसको खत्म करना है। जैसे है ना अपर कास्ट और लोअर कास्ट, तो गवर्नमेंट रिजर्वेशन के थ्रू उसको खत्म कर रही है। दैट इज व्हाट इज बीइंग आर्ग्यूड एंड गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। भारत सरकार ये इंश्योर करेगा कि एवरीवन गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी। ये नहीं कि कोई एमपी का बेटा है तो उसको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगा, कोई रिक्शा वाले का बेटा है तो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? सो दैट इज इक्वलिटी फॉर यू। देन फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। भाईचारा, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। हम लोग को इस तरीके से बिहेव करना है कि हम लोग सारे के सारे एक ही फैमिली के मेंबर हैं। नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इंफीरियर। कोई भी अपने फेलो सिटीजन को इंफीरियर ट्रीट नहीं करेगा। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, फिर से समझाता हूं। देखो, लिबर्टी का मतलब यह है बाबू, आपके सोचने के अधिकार पे, बोलने के अधिकार पे, उस पे कोई अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। रीजनेबल लग सकता है, न्याय संगत लग सकता है, तर्क संगत लग सकता है। यू अब तुम्हारा बोलने का अधिकार है तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम किसी को गाली दोगे। ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा बोलने का अधिकार है तो किसी को बोलोगे, तुम नहीं भी जानते भर में किसी को बोलोगे कि चोर है, तो तुम उस आदमी के राइट्स को वायलेट कर रहे हो ना। तुम एक ईमानदार आदमी को चोर कह रहे हो तो तुम पे डिफेमेशन लगेगा। समझ? बोलने का आजादी है तो इसका ये मतलब नहीं ना कि तुम बोलोगे कि भारत के टुकड़े कर देंगे, है ना। सो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो है वो नहीं लगेगा। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस तुम्हारे बोलने की आजादी पे लग सकता है। यही लिबर्टी है। इसके अलावा फिर से देखो लिबर्टी में क्या है कि हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट। तुम कैसे बोलना चाहते हो? तुम मुंह से बोलना चाहते हो, तुम चुप रह के मैसेज देना चाहते हो, तुम लिख के मैसेज देना चाहते हो, ऑल आर अलाउड। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत बाबू? हाँ अवंतिका, कोई क्लियर है बाबू? आपको सब क्लियर है? सौरभ, अब यहां से डायरेक्टली यूपीएससी का क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्री में इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज एसोसिएटेड विथ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। ये जो लोग हैं, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब जैसे देखो वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल क्या क्या रहे हैं? भारत के पहले होम मिनिस्टर रहे हैं, भारत का इंटरिम गवर्नमेंट में ही वॉज इन। सूचना मंत्री जो होते हैं वो भी वल्लभ भाई पटेल थे इंटरिम गवर्नमेंट में। ही वॉज ऑलरेडी अ लॉयर, वकील थे। देखो, भारत को इंडिपेंडेंस के पहले क्या हुआ था, 1946 में ही एक इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था, जिसके पास इंटरिम गवर्नमेंट में खुद लियाकत अली खान हुए। जिन्ना को भी बुलाया गया कि आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, तो उसमें जिन्ना नहीं आए, लेकिन लियाकत अली खान ही बिकेम फिनेंस मिनिस्टर। तो इंटरिम गवर्नमेंट, ओरिजिनल जो मेन गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद जो आएगा उसके पहले का जो गवर्नमेंट, अब पावर ट्रांसफर हो रहा था ब्रिटेन से इंडिया के हाथ में, तो उस समय कोई ना कोई गवर्नमेंट को देखेगा ना, कोई मिनिस्ट्री होना चाहिए ना। सो उसके लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट लाया गया था। तो वो इंटरिम गवर्नमेंट में ये होम मिनिस्टर भी थे और सूचना मंत्री भी यही थे। ठीक है, इसके पहले जब वो खुद व्हाट वी कॉल फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर रहे थे, सो ही वाज अ लीडर ऑफ बारदोली पेजेंट सत्याग्रह। बारदोली में इन्होंने, इनफैक्ट इनको आयरन मैन इसीलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ दो तीन चीजों के कारण। बचपन में, खैर उतना डिटेल में अभी नहीं जानना है, डाइग्रेस होंगे, छोड़िए अभी। ही वॉज बारदोली में एक किसानों की क्रांति हुई थी, उसको यही रिप्रेजेंट किए थे। ठीक है,
ही प्लेड अ डिसाइसिव रोल इन इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसे कि अहमदाबाद हुआ, छोटा स्टेट सूरत हुआ, उधर हैदराबाद हुआ, तो ये इनको इंडिया में मिलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। एंड लेटर बाद में ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बने भारत के। ठीक है। सेकेंड इज अबुल कलाम आजाद। इनका जन्म सऊदी अरेबिया में हुआ था। ये एजुकेशनिस्ट भी थे, ऑथर भी थे, थियोलॉजियन किसको बोलते हैं? कैन एनीवन टेल मी? थियोलॉजियन, थियोलॉजियन किसको बोलते हैं? थियोलॉजियन, अवंतिका? थियोलॉजियन इज समवन हु इज हैविंग कमांड ओवर रिलीजियस स्क्रिप्चर। धर्म के ऊपर जिसका कमांड होता है उसको थियोलॉजियन बोलते हैं। ठीक है। सो ही वॉज अ स्कॉलर ऑफ अरेबिक। अरब के भी वो बहुत बड़े स्कॉलर थे, अरेबिक के। कांग्रेस लीडर थे, नेशनल मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किए थे, और ये भारत का पाकिस्तान से अलग होने का भी विरोध करते थे। बाद में ये भारत में एजुकेशन, पहले एजुकेशन मिनिस्टर बने, मौलाना अबुल कलाम आजाद। आमिर खान को जानते हो ना, वो इनका नाती लगते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाती लगते हैं, पर नाती आमिर खान। ओके। नेक्स्ट इज टीटी कृष्णामाचारी। टीटी कृष्णामाचारी का जन्म हुआ था तमिलनाडु में। ओके। एंड ही वॉज मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर थे। ये खुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और साथ में कांग्रेस के लीडर भी थे। लेटर ऑन ही बिकेम फिनेंस मिनिस्टर इन यूनियन कैबिनेट। भारत सरकार में वित्त मंत्री बाद में ये बने। नेक्स्ट इज राजेंद्र प्रसाद। इनको तो हर कोई जानता है। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनको, ये वकील थे और चंपारण सत्याग्रह के टाइम ये फेमस हुए थे। बाद में भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही बिहार के रहने वाले थे। एंड ये 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। 3 बार ही वॉज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। जयपाल सिंह जो थे वो आदिवासियों के बहुत बड़े लीडर थे, जयपाल सिंह। ठीक है। ही वॉज बोर्न इन झारखंड, एजुकेशनिस्ट भी थे और स्पोर्ट्समैन भी थे। इंडियन फर्स्ट नेशनल हॉकी टीम जो इंडिया की थी, उसके कैप्टन वॉज जयपाल सिंह। सो ही वॉज फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ आदिवासी महासभा। आदिवासी महासभा का फाउंडर प्रेसिडेंट कौन थे? जयपाल सिंह। एंड लेटर ही बिकेम फाउंडर ऑफ झारखंड पार्टी। बाद में ये झारखंड पार्टी के भी फाउंडर बने। ठीक है। नेक्स्ट इज एच.सी. मुखर्जी। ठीक है। इनका जन्म बंगाल में हुआ था। ये सब कल देख लीजिएगा, अच्छे से याद करके आइएगा। ही वॉज वाइस चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वाइस चेयरमैन थे। और इस बार यूपीएससी का क्वेश्चन आया था 2024 में प्री में, और पूछा गया था वाइस चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 4 ऑप्शन थे, ये भी एक थे। ठीक है। सो रिप्यूटेड ऑथर एंड एजुकेशनिस्ट, कांग्रेस लीडर भी थे, मेंबर ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल के मेंबर थे, एंड बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली। बाद में ही बिकेम गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है। ये हुई जी दुर्गाबाई देशमुख। देशमुख का नाम भी सुने होंगे, पहले सीडी देशमुख का नाम सुने होंगे, ये जीडी देशमुख हुए। और इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। और इनका सबसे बड़ा जो रोल था दैट वाज सी एडवोकेटेड विमेन इमेंसिपेशन। विमेन को फ्रीडम कैसे दिलाया जाए। ठीक है। विमेन काउज के लिए बहुत ज्यादा वो लड़ी थी। ठीक है। सो फाउंडर ऑफ आंध्र महिला सभा। आंध्र महिला सभा की वो फाउंडर थी एंड कांग्रेस लीडर। बाद में सी बिकेम फाउंडर चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड का ये फाउंडर चेयरपर्सन, मतलब कि पहला चेयरपर्सन कौन बनी थी? दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है। नेक्स्ट इज बलदेव सिंह। बलदेव सिंह का जन्म अनडिवाइडेड हरियाणा में हुआ था। पहले पंजाब कोई सेपरेट स्टेट नहीं था। पंजाब और हरियाणा जो है वो बाद में बटा। ठीक है। जब सूबा मूवमेंट हुआ बताया जाएगा, आगे पढ़ाया जाएगा, जब आप लोग वहां यूपीएससी में आओगे तो वहां वो सब एक्सप्लेन किया जाएगा।
So he was a successful entrepreneur and leader of पैंथिक अकाली पार्टी इन पंजाब असेंबली। वो पैंथिक अकाली पार्टी एक पार्टी थी, उसके लीडर थे। बाद में ही बिकेम डिफेंस मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर बने। ठीक है, अभी डिफेंस मिनिस्टर इंडिया का कौन है? हाँ, राजनाथ सिंह। पता है ना? न्यूज़पेपर पढ़ते हो पर डे? कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो? पढ़ते हो हिंदूज नहीं, द हिंदू। हिंदूज नहीं, हिंदू। ठीक है, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी के मुंशी आज क्या न्यूज में पढ़े थे? फर्स्ट न्यूज क्या था? कल कल क्या पढ़े? क्यों नहीं 4 दिन से पढ़े हो? ये तो बहुत अच्छा कन्वीनियंट बोलना है कि आ ही नहीं रहा है न्यूज़पेपर। के मुंशी, इनका जन्म गुजरात में हुआ था एंड ही वॉज एन एडवोकेट, हिस्टोरियन एंड लिंग्विस्ट। वकील भी थे, लैंग्वेज के बहुत बड़े जानकार थे एंड ही वॉज अ हिस्टोरियन। कांग्रेस लीडर भी थे और गांधीयन। बाद में ये यूनियन कैबिनेट में आए और स्वतंत्र पार्टी के एक फाउंडर के मुंशी भी थे। स्वतंत्र पार्टी में और भी इंपॉर्टेंट लीडर थे जैसे कि सी राजा गोपालाचारी, उसमें एक ये भी थे। ठीक है, नेक्स्ट इज भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था एंड ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। सोशल रिवॉल्यूशनरी थिंकर एंड एजिटेटर अगेंस्ट, हमेशा सुनते हो, कास्ट सिस्टम के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलते थे। एंड बाद में ही बिकेम लॉ मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। हमारे भारत के पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे? बी आर अम्बेडकर। एंड वन मोर थिंग, इन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई थी जिसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, आज भी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। अठावले का, रामदास अठावले, खूब वो हंसाते हैं, पॉलिटिशियन है और जब उनका भाषण होता है तो खूब देखोगे लोकसभा में हंसोगे। रामदास अठावले। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अभी बोला श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, सो ये बाद में भारतीय जनसंघ बनाए लेकिन पहले ये भी कांग्रेस के पार्ट थे। ठीक है, सो ही वॉज मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई इन द इंटरिम गवर्नमेंट। इंडस्ट्री और सप्लाई के मिनिस्टर थे श्याम प्रसाद मुखर्जी और बाद में इन्होंने अपना सेपरेट पार्टी कांग्रेस से अलग होकर बनाया, दैट वाज कॉल्ड भारतीय जनसंघ पार्टी। जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में तो हर कोई जानते हैं, पीएम थे इंटरिम गवर्नमेंट के, लॉयर थे, कांग्रेस लीडर्स थे एंड ही वाज अ बिग सपोर्टर ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म के जबरदस्त सपोर्टर थे, डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे, एंटी इंपीरियलिज्म के जबरदस्त खिलाफ थे। बाद में ही बिकेम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत यहां तक? अब 2 लोग और बचे। सरोजनी नायडू, इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था एंड शी वॉज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ कांग्रेस। बाद में उत्तर प्रदेश की वो गवर्नर बनी सरोजनी नायडू। एंड देन यू आर हैविंग सोमनाथ लाहिरी। सोमनाथ लाहिरी जो है ये भी पार्टिसिपेट किए थे इंडियन नेशनल मूवमेंट में एंड बाद में ही बिकेम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब 2 क्वेश्चन करते हैं। आप नहीं बताएंगे सौरभ, आप नहीं अभी बताओगे, आप चारों बताइएगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी? हाँ, अंबेडकर पक्का? ओके, तो भाई गजब हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? जवाहरलाल नेहरू। कौन? इतना कॉन्फिडेंस कहां से लाती हो आराध्या? बिल्कुल गलत है। अभी तो बताया था राजेंद्र प्रसाद। देखो तो, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।
ध्यान करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोई दिक्कत हुआ क्लास में? सब इंटरेस्टिंग लगा? मजा आया अवंतिका? कल का सबने रिवाइज किया था? हाँ, क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन क्या था? Is democracy better than other forms of government that are the form us to choose from? क्या था क्वेश्चन? Is democracy better than other forms of government that are there for us to choose from? ओके, हाँ, क्या लिखे हो इसका? Because why democracy is often considered that for people have power. क्वेश्चन जो है उसको पहले सॉल्व करो, दिखाओ एक बार। Is a question Is democracy better than other forms of government that are there for us to choose from? पूछ रहा है कि क्या जो डेमोक्रेसी है दैट इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, और भी अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है जिनको हम चूज कर सकते हैं, लेकिन क्या उनसे डेमोक्रेसी अच्छा है या खराब है? तो अच्छा है, क्यों अच्छा है वो लिखना था। क्या लिखे हो? सबसे पहला रीजन तुम्हारा राइटिंग अच्छा है, ऐसे ही इतना ही साफ साफ इतना ही इसमें लिखोगे, यूपीएससी में ऐसा राइटिंग पे अच्छा ये रहेगा, मतलब कि क्लियर दिखना चाहिए कि क्या लिख रहे हो। अब बीच में ध्यान रखो कि ये जो पीपल हैव पावर, तो एच भी कैपिटल कर दियो, पी भी कैपिटल, बीच में कैपिटल होता है नहीं ना? गो है। पहले तो लिखा था जस्ट डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज़ इसके रीजन कुछ फर्स्ट इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर गवर्नमेंट। यस, गुड Second, it provides a method to deal with differences and conflicts. गुड It improves the quality of decision making. गुड। It enhances the dignity of citizens. ये सब कुछ तो यहाँ क्लास में बता दिया था, है ना? अभी लिखना है यस डेमोक्रेसी इज बेटर देन, इसी स्टेटमेंट को घुमा दो फिर से, यस डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट देन दैट आर देयर फॉर अस टू चूज फ्रॉम। अब वहां पे लिख दो वाई में ये जो बताया था कल वो सारे लिख देने थे, ठीक है? गुड, पीपल हैव पावर, अकाउंटेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, पीसफुल ट्रांजिशन। यस, अब इसी में उसने लिखा है कि लेकिन डेमोक्रेसी पूरा परफेक्ट भी नहीं है। उसने बता दिया रिस्क ऑफ पॉपुलिज्म, कैन बी स्लो एंड इनएफिशिएंट डिसीजन मेकिंग, वोटर इग्नोरेंस और मैनिपुलेशन। ठीक है, गुड, ठीक है। तुम लिखी थी, क्या लिखी हो? और इसमें हाँ लिखो, एग्जाम में तो दोनों साइड का आपको ओपिनियन देना है। दोनों देना। हाँ हाँ हाँ। ऐसे नहीं लिखना है, सबसे पहले तो पॉइंटर वाइज लिखो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके पॉइंटर में नहीं। एग्जाम में, यूपीएससी का एग्जाम में इसी तरीके से लिखना है जैसे ये लड़का लिखा है। यूपीएससी का जब एग्जाम दोगी तो उसमें जीएस का आंसर हेडिंग और फिर उसको एक्सप्लेन, फिर सब हेडिंग, फिर एक्सप्लेन, सब हेडिंग एक्सप्लेन, इसी तरीके से दोनों साइड छोड़ना है मार्जिन में और लिखना है, ठीक है? इस फॉर्मेट में नहीं। तुम लिखा था नीरज, क्यों नहीं लिखा? हाँ, आज वेद नहीं आया क्लास, ना वेद है ना वो है, क्या उसका नाम है, मनीष नाम था। चलो क्लास कोई दिक्कत और नहीं है। आज का थोड़ा ज्यादा हो गया, ज्यादा तो थोड़ा ढंग से उसको